Hello everyone. My name is Sarang and welcome to the Pharmagens classes. तो आज की वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर या फिर आपका नेक्स्ट लेसन जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके पहले हमने लिया हुआ था आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। वो हमने 3 पार्ट में फिनिश कर चुके हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट 2। आपके ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इस सब्जेक्ट में आपके डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर अकॉर्डिंग टू दी न्यू सिलेबस। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फार्माजेंस क्लासेस को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट स्लाइड के ऊपर, जिसका नाम है या फिर हमारे फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू रेस्पिरेशन। तो उसका पहला पॉइंट हम देखते हैं। आवर बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द इंटीग्रेशन ऑफ आवर न्यूट्रिशन एंड बाय द रेस्पिरेशन। मतलब हमारे बॉडी जब कभी एनर्जी का प्रोडक्शन करती है तो उस एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए हमारी बॉडी इंटीग्रेशन में काम करती है, या फिर हमारे बॉडी के ऐसे कौन से जो सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम, जो इंटीग्रेशन में काम करते हैं ताकि एक बढ़िया एनर्जी प्रोड्यूस हो सके, तो वो होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे हम आने वाले समय में। तो उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे रेस्पिरेशन का डेफिनेशन। सो द रेस्पिरेशन कैन बी डिफाइंड as a biochemical process by which organic compound are oxidized to liberate the chemical energy। तो ये रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है या फिर एक ऐसी बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें आपका जो फूड इनटेक हो चुका है, मतलब जो भी खाना आपने खा चुका है, जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कवर होता है या फिर जो आपके स्टमक में स्टोर है, आपके इंटेस्टाइन में स्टोर है, तो उसी खाने को ऑक्सीडाइज करता है। और उसी ऑक्सीडाइज के दौरान जो बाय प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो उसी बाय प्रोडक्ट को हम बोलते हैं एटीपी या फिर केमिकल एनर्जी। और उसी केमिकल एनर्जी या फिर एटीपी मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी के लिए बहुत बड़ा योगदान देता है, क्योंकि वही एटीपी मॉलिक्यूल्स आपके बॉडी के लिए एक एनर्जी का सोर्स है। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, द केमिकल एनर्जी इफ रिलीज वंस may result in brief blast of light and heat and may lead to the death of the cell। जब कभी ये बायोकेमिकल प्रोसेस होती रहती है तो वो एक, अगर वो एक सिंपल स्टेप में या फिर एक वन स्टेप प्रोसेस हो चुका या फिर होता, तो वो एक ब्रीफ ब्लास्ट रहता या फिर एक ऐसे इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता जिससे आपका जो या फिर आपकी जो सेल है वो कैपेबल नहीं रहती वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की। और उसका रिजल्ट क्या होता है, आपके सेल के अंदर वो अगर बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर हो चुका है या फिर बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो चुकी है तो आपकी सेल की डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए ये एक रेस्पिरेशन या फिर एनर्जी प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो एक स्टेप वाइज मैनर में होता रहता है, ताकि आपके सेल के ऊपर भी एक ओवरलोड या फिर बहुत ज्यादा वर्कलोड ना आ सके और आपके एनर्जी भी कहीं ज्यादा वेस्ट ना हो सके। और जो भी आपका एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है वो कौन से फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, वो होती है आपकी एटीपी मॉलिक्यूल्स या फिर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम एटीपी भी बोलते हैं। और वही एटीपी मॉलिक्यूल्स आपके जो जीवन शैली है या फिर आपको जीने के लिए बहुत बड़ा योगदान करता है, ताकि वही एनर्जी को यूज करके हमारी बॉडी वही एनर्जी को यूज करके जो भी हमारे बॉडी या फिर जो भी हमारे सर्वाइवल के लिए जो भी प्रोसेसेस रहती है उसको परफॉर्म करती है। जैसे कि आपका ब्रीदिंग हो गया, आपका डाइजेशन हो गया, आपका हीमोस्टैसिस हो गया, या फिर आपके थिंकिंग प्रोसेस हो गया, या फिर आपका बॉडी का जो मेंटेनिंग है, मतलब आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेनिंग का काम भी करता है। और वो कैसे करता है, तो वो आपके बॉडी के जो एटीपी मॉलिक्यूल्स है उनको एब्जॉर्ब करके या फिर वो एनर्जी को यूज करके आपके सारे प्रोसेसेस को काम करता है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट या फिर नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम देखेंगे
When body requires energy, the ATP molecules are hydrolyzed into ADP, adenosine biphosphate, and energy is released. मतलब जब कभी आपके जो बायोकेमिकल प्रोसेस के दौरान जो आपका एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, तो वो एटीपी मॉलिक्यूल्स एनर्जी कैसे लिबरेट करता है, जिसके वजह से आपके बॉडी के जो लाइफ प्रोसेस है वो ड्राइव होते हैं। तो जो उसमें एक रिएक्शन है, तो C6H12O6, जो ये है केमिकल केमिकल जो नेम है या फिर केमिकल इक्वेशन है, वो है आपका ग्लूकोज। जब आपका ग्लूकोज आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, तो उसका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, वो तो एक होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही साथ आपका वाटर का भी फॉर्मेशन करता है। और जो थर्ड मेन प्रोडक्ट है या फिर थर्ड मेन बाय प्रोडक्ट है, जिसको हम बोलते हैं एटीपी या फिर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि आपका एनर्जी का सोर्स है, वो फॉर्म होता है या फिर वो लिबरेट होता है जब कभी आपका जो कार्बन का या फिर आपका ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ब्लड एंड बॉडी cells plays an important role. Respiratory organs supply oxygen and remove water and carbon dioxide. Blood transport the gases from respiratory organs to the tissue and vice versa. Cells of the body oxidize food and produce energy. तो ये जो लास्ट लाइन है, सेल्स ऑफ द बॉडी ऑक्सीडाइज फूड एंड प्रोड्यूस एनर्जी, ये एक सिंप्लीफिकेशन सेंटेंस है या फिर एक सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट है। आपका जो रेस्पिरेशन का जो लीगल या फिर जो फॉर्मल डेफिनेशन है उसके लिए, तो जिन्होंने अभी तक वो डेफिनेशन पढ़ा नहीं, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा। तो रेस्पिरेशन कैन बी डिफाइंड एज अ बायोकेमिकल रिएक्शन इन विच द ऑर्गेनिक फूड are oxidized to liberate ATP molecules or to liberate energy. मतलब जो भी आपका खाना है या आपकी जो भी आपका फूड है, जो आपके स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है, तो उसका ऑक्सीडेशन करके एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। और ये लाइन भी वही बोलता है, जो भी आपका फूड है उसको ऑक्सीडाइज करके आपके एनर्जी को प्रोड्यूस करता है या फिर लिबरेट करता है। उसके बाद हम देखेंगे इसका केमिकल रिएक्शन कि आपका जो एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होता है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है या फिर जो लिबरेट होता है आपके ऑक्सीडेशन के द्वारा, तो वो कौन से फॉर्म में होता है, वो होता है आपके एटीपी। तो एटीपी जब हाइड्रोलाइज होता है या फिर हाइड्रोलाइजेशन, मतलब एटीपी और जब बॉडी के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है, लिक्विड वाटर मैं बोल रहा हूँ, लिक्विड वाटर और एटीपी मॉलिक्यूल जब आपस में रिएक्ट होते हैं, तो फॉर्मेशन क्या करते हैं, वो फॉर्मेशन करते हैं एडीपी। एटीपी का एक वन स्टेप बिलो जो एक कंपाउंड है, वन स्टेप बिलो देन द एटीपी मॉलिक्यूल, उसका नाम है एडीपी, जिसको हम बोलते हैं एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। और साथ में जो वाटर जो रिएक्शन में यूज किया था, तो उसका लिबरेशन होता है आपके वाटर वेपर में। मतलब जो लिक्विड वाटर है उसका कन्वर्जन होता है गैसियस वाटर में, और साथ ही साथ वो होता है एडीपी के फॉर्म में। और इसी रिएक्शन के दौरान जो एक मॉलिक्यूल या फिर जो एक विंडो रहती है, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, उसी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी से आपका एनर्जी का लिबरेशन होता है। तो ये एक रिएक्शन है। तो आपका एटीपी जब हाइड्रोलाइसिस के अंदर जाता है, हाइड्रोलाइसिस मतलब जब वो एक कंपाउंड या फिर किसी स्पेसिफिक कंपाउंड वाटर के साथ रिएक्ट होता है। वाटर, दो प्रकार के वाटर रहते हैं। अगर वो कंपाउंड हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी वाटर प्रेजेंट है लिक्विड फॉर्म में, तो वो कंपाउंड उसके साथ रिएक्ट होता है। और अगर वही कंपाउंड हमारे बॉडी के बाहर है, या फिर मान लीजिए किसी टेस्ट ट्यूब में है या फिर किसी बीकर में है या फिर किसी सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट है वो कंपाउंड, और वो कंपाउंड हाइड्रोलाइजेशन के अंदर जा चुका है, तो वो कौन सा वाटर यूज करता है, जो वाटर आपके एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट रहता है, जिसको हम मॉइस्चर बोलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है,
जो कि एक बायोकेमिकल रिएक्शन कैरी आउट करते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका नोज, जिसको हम नेसल चेम्बर या फिर नॉस्ट्रिल्स भी बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका ओरल कैविटी, जिसको हम माउथ भी बोलते हैं, जिसके द्वारा आप खाना खाते हैं। उसके बाद आता है आपका लैरिक्स, फिर आता है आपका फैरिक्स, उसके बाद आता है आपका ट्रैकिया, फिर आता है आपका एलिवोलाई, फिर आता है आपका ब्रोंकियल्स, फिर आता है आपके लंग्स, फिर आता है आपके इंटरकॉस्टल मसल्स, फिर आता है आपका लास्ट में जिसका नाम है डायफ्राम। तो इसके बारे में हम देखेंगे स्टेप वाइज या वन बाय वन हम देखेंगे, इसके एनाटॉमी देखेंगे और इसके फंक्शंस भी देखेंगे। तो आगे स्लाइड के ऊपर हम देखेंगे द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स मतलब आपके दोनों नाक। उसके बाद हम बोलते हैं नासल चेम्बर्स, जिसके द्वारा आपकी जो एयर रहती है वो हम इनटेक करते हैं। उसके बाद रहते हैं हम फैरिक्स, फिर बोलते हैं लैरिक्स, उसके बाद आता है आपका ट्रैकिया, फिर आता है आपका ब्रोंकाई, फिर आता है आपका लंग्स, फिर आता है आपका डायफ्राम, और सबसे लास्ट वाला जो ऑर्गन है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जो कि एक रेस्पिरेशन में काम आता है, वो है आपका इंटरकॉस्टल मसल्स। मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर ही जंप करना है, अगर आपको वही पॉइंट पढ़ना है, तो आप नीचे गए दिए गए हुए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक करके उसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर जाके आपका टाइम सेव कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहला जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, इसका हम एनाटॉमी देखेंगे और साथ ही साथ इसका हम फंक्शन भी देखेंगे। तो सबसे पहला जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिसका नाम है नॉस्ट्रिल्स एंड nasal chambers. Nostrils are the external openings of the nose through which oxygen-rich air is taken inside the body and carbon dioxide air is expelled outside the body. These are also called as external nares. Similarly, a pair of internal openings is also present. They open into pharynx. These are called as internal nares. मतलब नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल एक ऐसी ओपनिंग है जिसके द्वारा हम ऑक्सीजन रिच एयर इनहेल करते हैं या फिर अंदर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर हम एक्सपेल करते हैं या फिर हमारे शरीर से बाहर फेंकते हैं। तो नॉस्ट्रिल्स को हम एक्सटर्नल नेयर्स भी बोल सकते हैं। और सिमिलरली जैसे आपको जो विजिबली दिखाई दे रहा है या फिर आपको जो नेकेड आई से आपको जो नाक दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही ओपनिंग्स आपके नाक के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जिसको हम इंटरनल नेयर भी बोलते हैं। द स्पेस बिटवीन एक्सटर्नल नेयर्स एंड इंटरनल नेयर्स इज known as nasal chambers. Each one is lined with mucous membrane and ciliated epithelium. It is divided into right and left part by a cartilage known as mesenteroid. तो जो भी आपका जो स्पेस है या फिर जो भी एक चेम्बर क्रिएट होता है आपके एक्सटर्नल लेयर और इंटरनल लेयर के बीच, तो उस चेम्बर को या फिर उस स्पेस को हम बोलते हैं नेसल चेम्बर। और उस नेसल चेम्बर की खासियत क्या है? तो नेसल चेम्बर का जो इंटरनल लेयर है, इनर मोस्ट लेयर जो कांटेक्ट में आता है आपके एयर के साथ, वो रहता है, वो दो टाइप के सेल से बने हुए हैं। तो पहला है आपका म्यूकस मेम्ब्रेन और सेकंड है आपका सीलिएटेड इपिथेलियम। और यही जो नेयर से या फिर एक्सटर्नल नेयर्स और जो आपके जिसको हम नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं, जो एक नेसल चेम्बर्स को एक लेड करता है, या फिर एक्सटर्नल लेयर के बाद नेसल चेम्बर, उसके बाद आता है आपका इंटरनल लेयर्स। तो वो डिवाइडेशन कैसे करता है राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स के अंदर? तो वो करता है एक कार्टिलेज से, जिसको हम बोलते हैं मेसेंटेरोइड, जो हम विजिबली फील कर सकते हैं आपके नाक की हड्डी, जिसको हम साधारण भाषा में बोलते हैं आपकी नाक की हड्डी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेसेंटेरोइड। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। तो उसके बाद हम देखेंगे सेकंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जिसका नाम है फैरिक्स। nasal chamber open into pharynx.
It is a short vertical tube measuring about 12 centimeter in length. The respiratory and food crosses each other in the pharynx by two separate passages. The upper part is known as nasopharynx, which help in the conduction of air, and lower part is known as laryngopharynx or oropharynx, conducting food to the oesophagus. In the larynx, there is a presence of tonsils, which is made up of lymphatic tissue. They kill the bacteria which are trapped in the mucus. तो जो आपका नेसल चेम्बर्स और नॉस्ट्रिल्स के बाद कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन आता है, तो उसका नाम है आपका फैरिक्स। वो एक 12 सेंटीमीटर है और उसकी एक यूनिक जो फंक्शन है या फिर जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, तो फैरिक्स में से आपका एयर भी कंडक्ट होता है और साथ ही साथ आपका खाना भी कंडक्ट होता है। मतलब जो भी खाना हम मुंह से खाते हैं तो वो कंडक्शन या फिर उसका जो क्रॉस ओवर है वो क्रॉस ओवर कहाँ होता है, वो होता है आपका फैरिक्स के अंदर। तो जो जो फिर फैरिक्स का भी डिवीजन है, जो अपर पार्ट है जिसको हम बोलते हैं नासोफैरिक्स, वो होता है आपके एयर के कंडक्शन के लिए, और जो लोअर पार्ट है आपका फैरिक्स का जिसको हम बोलते हैं लैरिंगोफैरिक्स या फिर ओरोफैरिक्स भी बोलते हैं, वो काम क्या करता है, वो करता है आपके फूड के कंडक्शन के लिए। और साथ ही साथ इस फैरिक्स के साथ क्या अटैच है, तो वो अटैच है आपका टॉन्सिल्स। तो टॉन्सिल्स के अंदर कौन से टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं और उस टिश्यू का काम क्या रहता है, तो आपके टॉन्सिल्स के अंदर लिम्फेटिक टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं और वो आपके बैक्टीरिया को किल करता है, जो कि आपके खाने के दौरान या फिर आपके ब्रीदिंग के दौरान जो बैक्टीरिया साथ में एंटर हो चुके हैं आपके बॉडी के अंदर, तो उसको मारने का काम लिम्फेटिक टिश्यू करता है या फिर आपका टॉन्सिल्स करता है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। तो जो थर्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिसको हम बोलते हैं लैरिक्स, इट इज अ साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। इन द मेल द लैरिक्स इंक्रीजेस एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, हेंस it is called as Adam's apple, which can be noticed at the neck region. तो जैसे फैरिक्स का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स था कि उसमें जो एयर कंडक्टिंग पासेज और फूड कंडक्टिंग पासेज है उसका क्रॉसओवर होता था, तो लैरिक्स का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है। मतलब जब कभी हम बात करते हैं तो बात करते दौरान जो आवाज निकलती है, तो वो आवाज कहाँ से निकलती है, वो निकलती है आपके लैरिक्स से। तो लैरिक्स एक साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, और वो जब प्यूबर्टी हिट करता है, मतलब जब कोई इंसान या फिर जब कोई मेल एक प्यूबर्टी हिट करता है, तो वो लैरिक्स एक आउटरोडिंग पार्ट निकालता है या फिर एक आउटरोडिंग पार्ट विजिबल रहती है, जिसको हम एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। फ्रॉम फैरिक्स एयर एंटर्स इनटू लैरिक्स थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड एज ग्लॉटिस। द ग्लॉटिस इज गार्डेड बाय epiglottis. It prevents the passage of food particles into the respiratory passage. Along the side of glottis are two folds of elastic tissue called as vocal cords. They are responsible for producing sound. तो फैरिक्स के बाद आता है आपका लैरिक्स। तो लैरिक्स एक ऐसा जंक्शन है या फिर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि प्योरली एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है या फिर एक रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर काउंट होता है। और उसके ऊपर है फैरिक्स। तो जो फूड पार्टिकल्स अगर गलती से फैरिक्स के साथ लैरिक्स के अंदर आ गए, तो उसको प्रिवेंट करने का काम इपीग्लॉटिस करता है। तो एपिग्लॉटिस का सिर्फ यही काम है, जब कभी जो एक एक्सटर्नल पार्टिकल या फिर एक छोटा सा जो फूड पार्टिकल्स लैरिक्स के अंदर एंटर होना चाहता है, तो उसको प्रिवेंट करने का काम इपीग्लॉटिस करता है। और इपीग्लॉटिस के जो साइड में ही जो स्पेस बचे हुए उसके वो स्पेस फिल कहाँ से हुई है या फिर कौन से एक अनादर ऑर्गन से हुई है, वो होती है आपके वोकल कॉर्ड से। और वही वोकल कॉर्ड आपके साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद हम देखेंगे लैरिक्स का डायग्राम। तो ये है आपका लैरिक्स का डायग्राम।
तो ये एक लोअर पार्ट है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलरेशन, ये जो आपको ब्लू कलरेशन दिखाई दे रहा है, ये है आपका ग्लॉटिस और इपिग्लॉटिस। और ये आपको जो बोन दिखाई दे रहा है जिसको हम हायोइड बोन भी बोलते हैं, तो हायोइड बोन के अंदर ही एनक्लोज आपका साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन प्रेजेंट रहता है, या फिर वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद ये जो सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, ये प्योरली आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर काउंट होने वाले हैं। सिर्फ फैरिक्स एक ऐसा ऑर्गन है जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी स्टडी किया जाएगा और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी स्टडी किया जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे ट्रकिया के बारे में। इट इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। इट इज अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2.5 सेंटीमीटर वाइड. It lies in front of esophagus and extend downwards into the neck. The wall of trachea is made up of fibrous muscular tissue supported by C-shaped cartilage ring. They are 16 in number, which makes trachea rigid. The trachea is internally lined with ciliated epithelium and mucus gland. If any foreign particles are entered, it is immediately expelled out by coughing action. Dust particles are get trapped by the mucus. By ciliary movement, they are swept to the larynx. तो ट्रेकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं। तो इसका फंक्शन एक पहले स्टडी कर लेते हैं। तो इसका फंक्शन कुछ नहीं है, इसका फंक्शन वही है जो एयर आपने नॉस्ट्रिल से इनहेल की हुई है, या फिर जो एयर आपके नॉस्ट्रिल्स के द्वारा आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो चुकी है, तो उसको लंग्स के पास या फिर लंग्स के पास पहुंचाने का काम ट्रेकिया करता है। इसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं। और इसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक हम इसके बारे में अभी स्टडी करेंगे। तो ट्रेकिया एक फाइबरस मस्कुलर टिश्यू से बने हुए हैं, और इसके आजू बाजू में या फिर इसके जो सराउंडिंग में एक सी शेप कार्टिलेज रिंग है, जिसके वजह से ट्रेकिया को एक रिजिडिटी या फिर एक मजबूती देती है। और इसके इंटरनली लाइनिंग किससे हुई है? तो इसकी इंटरनली लाइनिंग आपके सीलिएटेड इपिथेलियम और आपके म्यूकस ग्लैंड से हुई है। मतलब आपके लंग्स के पास जो एयर पहुंचने वाली है वो बहुत ही फिल्टर्ड या फिर बहुत ही अल्ट्रा फाइन फिल्टर्ड होने वाली है। तो यही फिल्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान या फिर इसी फिल्ट्रेशन से होके आपके लंग्स के पास पहुंचने वाली है। तो जो जो फिल्ट्रेशन आपका नोज नहीं कर पाया या फिर जो फिल्ट्रेशन आपका फैरिक्स और लैरिक्स नहीं कर पाया, तो वो फिल्ट्रेशन जिसको या फिर हम अल्ट्रा फाइन फिल्ट्रेशन बोलते हैं, वो आपका ट्रेकिया करता है। क्योंकि इसके बाद आपका एयर डायरेक्टली आपके लंग्स को इंट्रोड्यूस होने वाला है। और अगर कोई अल्ट्रा फाइन डस्ट पार्टिकल्स आपके ट्रकिया के अंदर जो अटक चुका है या फिर ट्रैप हो चुका है, तो उसको एक्सपेल करने का काम भी यही करता है, और वो एक्सपेल करके आपके लैरिक्स के पास पहुंचा देता है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद हम देखेंगे तो नेक्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिसका नाम है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। द डिस्टल एंड ऑफ ट्रकिया इज डिवाइडेड इनटू two bronchi behind the sternum. Each bronchus is supported by a complete ring of cartilage. It enters into the lungs if it is of respective side. On entering lung, each bronchus divide into secondary and tertiary bronchi. Tertiary bronchi divide into many minute bronchioles. Wall of each bronchiole do not have any cartilage ring. Each bronchiole end into balloon-like alveolus. These alveoli make the lungs spongy and elastic. तो जैसे मैंने पहले बता दिया था कि ये एक जो सिक्योरिटी प्रोसेस है या फिर एक लास्ट ट्रैपिंग प्रोसेस है, जो कि इसके बाद आपका जो एयर है वो डायरेक्टली इंट्रोड्यूस हो चुका होगा आपके लंग्स के पास। तो ट्रैकिया के एंड के
एंड के पास या फिर ट्रैके के एंड के पास एक ब्रोंका या फिर एक ऐसे अनादर रेस्पिरेटरी ऑर्गन कनेक्टेड है जिसको हम ब्रोंका बोलते हैं, और वो डिवाइड होते हैं, ब्रोंकिया डिवाइड होते हैं आपके लेफ्ट और राइट पार्ट में। जो लेफ्ट ब्रोंका है वो आपके एंटर होता है आपके लेफ्ट लंग के अंदर, और जो आपका राइट ब्रोंकाई है जो वो होता है आपके एंटर राइट लंग्स के अंदर। वो और वो डिवाइड होते रहते हैं, एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं, और लास्ट में एक बलून सैक या फिर एक बलून जैसा एक ऑर्गन से कनेक्ट हो चुके होते हैं, जिसको हम एल्यूवोलस भी बोलते हैं। और इसी एल्यूवोलस के साथ लंग्स एक स्पॉन्जी और इलास्टिक ऑर्गन भी बोलते हैं, या फिर इसको एक स्पॉन्जी और इलास्टिक बनाने का काम एल्यूवोलस करता है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जिसको हम बोलते हैं लंग्स। दिस आर द प्रिंसिपल रेस्पिरेटरी ऑर्गन। लंग्स आर पेयर्ड, hollow and elastic organs. They are located in thoracic cavity. Each lung is located in pleural sac. It is made up of two membranes, outer parietal and inner visceral. The enclosed cavity is known as pleural cavity. It is filled with pleural fluid which lubricates the pleura and prevents friction when the pleural membrane slide over each other. Lungs are pink in color, soft, elastic and distensible. Distensible मतलब वो stretch हो सकते हैं. They are highly vascular. The left lung is divided into two lobes and right lung is divided into three lobes. तो लंग्स के बारे में हम देखना चाहेंगे। तो लंग्स एक प्रिंसिपल रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, मतलब लंग्स एक ऐसा एक लौता एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिसके अंदर आपका एयर का प्यूरिफिकेशन होता है, या फिर इसके अंदर ही आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता रहता है, जो कि आपके बॉडी के लिए बहुत जरूरी रोल निभाता है। तो आपके लंग्स आपके थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, और जैसे हार्ट के ऊपर या फिर हार्ट की लेयरिंग में 3 टाइप के लेयरिंग होती है, आउटर, इनर और इंटीरियर। तो वैसे ही आपके लंग्स 2 टाइप से, या फिर लंग्स का जो मेम्ब्रेन है वो भी एक लेयरिंग से बनी हुई है। तो आउटर लेयरिंग है पैराइटल लेयर और इनर है आपका विसरल लेयर। और वो एक पिंक है, मतलब उसका कलरेशन, मतलब उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम देखेंगे। तो पिंकिंग कलर है, वो सॉफ्ट है, वो इलास्टिक है और वो स्ट्रेचेबल है, जिसको हम डिस्टेंसिबल भी बोल सकते हैं। आपका जो लेफ्ट लंग है वो है दो दो लोब से, मतलब वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, और आपका जो राइट लंग है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं। उसके बाद हम देखेंगे लंग्स का डायग्राम या फिर लोब्स का डायग्राम। तो जो आपका लेफ्ट लंग है जो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, और जो आपका राइट लंग है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट या फिर नेक्स्ट स्लाइड। ईच लोब कंसिस्ट ऑफ ब्रोंक्यूल्स which terminate in a bunch of spherical thin layered air sac called alveolar sac. Each sac has 20 alveoli which look like grapes. They are covered with network of capillaries from the pulmonary artery and vein. Alveoli have very thin, highly elastic walls. The alveolar sac is responsible for exchange of gases between the capillaries. तो जैसे ही मैंने आपको ब्रोंकियल्स के बारे में बताया था कि ब्रोंकियल्स जब डिवाइड होते रहते हैं, मतलब आपका प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकियल के अंदर डिवाइड होता है, वही सेकेंडरी ब्रोंकाई आपके टर्शियरी ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड होता है, और एक लास्ट में एक बलून सैक लाइक टाइप के साथ कनेक्ट होता है, जिसको हम एल्वियोलर सैक भी बोलते हैं। तो वही एल्वियोलर सैक ऐसे अगर हम माइक्रोस्कोप के थ्रू उसे देखते हैं तो वो एक ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, मतलब अंगूर की तरह वो दिखाई देता है। और वो सैक या फिर वो एल्वियोलाई किससे बने हुए हैं, तो वो आपके कैपिलरीज से बने हुए हैं। तो उसी कैपिलरीज से आपका कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज
और आपका ऑक्सीजन इन्फ्यूज होता है और वहीं पे या फिर वही एक साइट ऑफ एक्शन है जिससे आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का इन्फ्यूजन और डिफ्यूजन होता है या फिर रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो जिनके अगर कोई स्टूडेंट है जिनको कोई स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर ही स्टडी करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनके लिए टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं, आप उसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर क्लिक करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। जो हमारा नेक्स्ट या फिर 7 नंबर का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिसका नाम है डायफ्राम। A diaphragm is a dome-shaped structure which forms the floor of thoracic cavity and the roof of abdominal cavity. It is composed of tendons which has several fibers which are connected to sternum and other respiratory parts. When it is relaxed, the central tendon is at the level of 8 thoracic vertebrae. When it contracts, the tendons is pulled downward to the 9 thoracic vertebrae. It helps in the proper respiration of the respiratory organs. तो डायफ्राम के बारे में मैं बताना चाहूंगा। तो डायफ्राम एक डिवीजन क्रिएट करता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो आपका जो डायफ्राम है वो प्रेजेंट रहता है आपके मिड एरिया में, मतलब आपके थोरेसिक एरिया के लोअर पार्ट में प्रेजेंट रहता है। और इसका जो मेजर फंक्शन है वो फंक्शन है आपके जो रेस्पिरेशन काम करता है या फिर जो आपके लंग्स काम करते हैं उसको मोर इफिशिएंटली काम कराने का डायफ्राम की जिम्मेदारी होती है। मतलब वो एक प्रेशर क्रिएट करता है आपके थोरेसिक कैविटी के अंदर जिसके वजह से लंग्स प्रॉपर काम कर सकते हैं। मतलब जब लंग्स के अंदर एयर फिल्ड होती है तो आपका डायफ्राम फ्लैट होता है, मतलब पुल डाउन होता है, फ्लैट होता है एट द लेवल ऑफ 9 थोरेसिक वर्टेब्रे। और जब आपके लंग्स एम्प्टी हो चुके होते हैं, मतलब जब हम कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बाहर छोड़ देते हैं तो वो ही डायफ्राम एक डोम शेप या फिर एक सिलेंड्रिकल या फिर एक डोम शेप क्रिएट होता है एट द लेवल ऑफ 8 थोरेसिक वर्टिब्रे। उसके बाद हम देखेंगे सबसे लास्ट वाला आपका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिसका नाम है इंटरकॉस्टल मसल्स। दिस एक्सटेंड फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द रिब above to the upper border of the lower rib. They are involved in the respiration। और इसका हम डायग्राम देखेंगे इंटरकॉस्टल मसल्स का। जो आपको एक रेड कलरेशन के जो मसल्स दिखाई दे रहे हैं साथ ही साथ आपको पिंक कलरेशन, तो वही आपके इंटरकॉस्टल मसल। इसका फंक्शन क्या है, ये आपके रेस्पिरेशन को सपोर्ट करता है या फिर ये रेस्पिरेशन को एनहांस करता है या फिर मोर इफिशिएंटली बढ़ाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट है या फिर आपको फार्मास्यूटिक्स के ऊपर बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स चाहिए तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो www.pharmamilestoneblogs.blogspot.com। वहाँ पे मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में फार्मास्यूटिक्स के ऊपर आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फार्माजेंस क्लासेस को। और आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं।